Good morning. Today we'll be talking about one of the topic of the Indian Contract Act, which talks about doctrine of frustration or the impossibility of the contract. Doctrine of impossibility, or it is called theory of maybe called the theory of impossibility or theory of frustration. फ्रस्ट्रेशन और द इम्पॉसिबिलिटी. तो फ्रस्ट्रेशन से क्या समझते हैं या इम्पॉसिबिलिटी से क्या समझते हैं? तो इम्पॉसिबिलिटी का मतलब होता है विच कैन नॉट बी डन. विच कैन नॉट बी डन. डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? तो डिक्शनरी का मीनिंग होता है कि इट इज नॉट पॉसिबल. तो कभी भी अगर कोई चीज पॉसिबल ही नहीं हो, इम्पॉसिबल हो जाए, तो क्या उस कॉन्ट्रैक्ट रह सकता है या नहीं रह सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल होता है. तो इम्पॉसिबिलिटी के अंदर दो तरह की इम्पॉसिबिलिटी हो सकते हैं. एक हो सकता है इम्पॉसिबिलिटी विच इज इनिशियल और दूसरा हो सकता है सब्सीक्वेंट. सब्सीक्वेंट और इनिशियल. अगर इम्पॉसिबिलिटी बिल्कुल इनिशियल होता है, मतलब शुरू से ही अगर हम देखते हैं कि वो एग्रीमेंट ही जो होगा वो पॉसिबल नहीं है. जैसे कि अगर हम किसी को बोले कि हम चांद तारा लेके आएंगे, तो ये चांद तारा का जो एग्रीमेंट है ये एग्रीमेंट ही वॉइड होगा. तो एग्रीमेंट अगर वॉइड होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनने का सवाल ही नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा तो ये इनिशियल से ही ये बिल्कुल माना जाएगा कि दिस इज अग्रीमेंट विच इज वॉइड इन इटसेल्फ. तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं. इसको हम लोग देख सकते हैं सेक्शन 2 के जी में जो लिखा हुआ है वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड एब इनिशियो. दिस इज एन इम्पॉसिबल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम शुरू से ही नहीं कर सकते हैं, नहीं निभा सकते हैं. इसको हम बोल सकते हैं दिस इज अ टाइप ऑफ इनिशियल से ही, शुरू से ही वॉइड एब इनिशियो इम्पॉसिबल था, तो ये वॉइड एग्रीमेंट होगा. लेकिन जो सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी होता है, ये सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी को हम देखते हैं कि ये शुरू से इम्पॉसिबल नहीं था, लेकिन किसी कारणवश ये इम्पॉसिबल हो गया. मान के चलते हैं अभी कोविड का टाइम है और अगर अभी के दिन में हम कोई पार्टी करना चाहे 500 लोगों का, लेकिन वो अभी नहीं किया जा सकता है क्योंकि 100 लोगों का यहाँ पे आपका लिमिट किया हुआ है. तो अगर लिमिट किया हुआ है तो ये सब्सीक्वेंट, समझिए कि 25 दिसंबर को हम ये कॉन्ट्रैक्ट किए थे, 25 दिसंबर को ये किया जा सकता था, लेकिन सब्सीक्वेंटली क्या हुआ? ये सब्सीक्वेंटली इम्पॉसिबल बन गया. तो कोई भी काम जो सब्सीक्वेंटली इम्पॉसिबल, उसको हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन से देखते हैं कि दिस पॉसिबल. और हम किसी भी पार्टी को ये करने के लिए ऑब्लिगेट नहीं करते. क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर कोई भी इम्पॉसिबल काम को करने के लिए हम कहें, दैट विल बी अगेन अ डिफरेंट टाइप ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर कोई चीज फ्रस्ट्रेट हो जाता है या फिर जो करना इम्पॉसिबल हो जाता है, उसको हम किसी को, दोनों पार्टी में से किसी को भी करने के लिए विवश नहीं कर सकते. तो ये हुआ आपका सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी. लेकिन हम जो यहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी का बात कर रहे हैं, ये इम्पॉसिबिलिटी किस तरीके का हो सकता है? तो इम्पॉसिबिलिटी अगर हम देखेंगे, ये क्या इम्पॉसिबिलिटी का बात करता है? तो इम्पॉसिबिलिटी कितने तरह के हो सकते हैं? इसमें बोलते हैं कि 3 तरह के हो सकते हैं. एक हो सकता है फिजिकल, एक हो सकता है लीगल, और तीसरा है एक हो सकता है प्रैक्टिकल. 3 तरह की इम्पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं. तो यहाँ पे पॉसिबल जो इम्पॉसिबिलिटीज का हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या क्या इम्पॉसिबिलिटीज हो सकता है? फिजिकल, लीगल और प्रैक्टिकल. मान लीजिए चलिए क्या करो, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी अगर हम कहते हैं कि हम 1000 किलो को उठा सकते हैं, दिस मे बी अ फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी. फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी इसलिए क्योंकि ये फिजिकल नहीं है, दो लीगली एंड प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं. दो लीगली ये पॉसिबल है. तो कोई भी चीज अगर लीगली पॉसिबल हो लेकिन फिजिकली या प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं हो, तो वो उसको भी हम इम्पॉसिबिलिटी कहेंगे. हम किसी के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम किसी को मार देंगे या जान से मार देंगे, वो हो सकता है फिजिकली भी पॉसिबल हो, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल हो, लेकिन लीगली इम्पॉसिबल हो जाता है. तो अगर किसी भी तरह से इम्पॉसिबिलिटी जो होगा, अगर इस तीनों में से किसी एक भी कैटेगरी में पहुंचता है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ कैटेगरी विच इज कॉल्ड द इम्पॉसिबल एक्ट, और इसको हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. तो कोर्ट इसमें से किसी को भी विवश नहीं कर सकता है अपना किसी भी इम्पॉसिबल एक्ट को परफॉर्म करने के लिए. ये तीनों चीज को हमें देखना पड़ेगा कि कोई भी तरीके से ये इम्पॉसिबिलिटी नहीं होना चाहिए. अगर किसी भी एक कैटेगरी में ये आएगा कि यहाँ पे इम्पॉसिबल के कैटेगरी में आएगा, इम्पॉसिबिलिटी के कैटेगरी में आएगा, तो इसको हम किसी भी तरीके से एनफोर्स नहीं कर सकते हैं. कुछ केसेस देखेंगे जिसके बाद हम लोगों को और क्लियर होगा. तो एक काफी इंपॉर्टेंट केस आता है जिसका नाम था पैराडीन वर्सेस जेन. इस केस में पहली बार डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का कंसेप्ट लाया गया था.
डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का कंसेप्ट लाया गया था। कोर्ट ने इसको कोट किया था बट अप्लाई नहीं किया था। इस केस में इसको अप्लाई नहीं किया गया। इसमें हुआ ये कि ये जो प्लेंटिफ था वो एक हाउस ऑक्युपाई कर रहा था और हाउस ऑक्युपाई के लिए उसको रेंट देने के लिए कहा गया। तो उसका कहना था कि जिस हाउस में हम रहे ही नहीं है, क्योंकि उसके हाउस को किसी और ने कब्जा कर लिया था, एलियन एनिमी ने कब्जा कर दिया था, तो उस हाउस में वो कभी रहा नहीं, लेकिन उसको सामने वाले ने उससे रेंट मांगा। इसने कहा कि मैं रेंट नहीं दूंगा। अब जब ये कोर्ट में गया कि मुझे रेंट नहीं देना है, तो कोर्ट ने कहा कि ये जो कंसेप्ट है यहाँ पे वंस अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट का एक कंसेप्ट ले आया। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट के अंदर ये होता है कि अगर आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपको कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पड़ेगा, भले ही कुछ भी हो जाए। ये कंसेप्ट को लाया गया पैराडीन वर्सेस जेन में। अब ये कंसेप्ट को बहुत ज्यादा आगे हम नहीं बढ़ा पाए क्योंकि एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट का थ्योरी था कि वंस अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक बार अगर हमने कह दिया कि होगा तो वो उसको हमको पूरा करना ही पड़ेगा। इसके बाद एक और आया जो केस था, वो था टेलर वर्सेस क्लैडवेल। टेलर वर्सेस क्लैडवेल। इस केस में क्या हुआ कि इस केस में कंसेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को लगाया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को इस केस में लगाया गया क्योंकि इस केस में क्या हुआ कि एक सिंगर थी, सिंगर होता है, वो सिंगर को एक परफॉर्म करना था, एक गाने पे परफॉर्म करना था। वो गाने पे परफॉर्म करने के लिए उसको एक स्टेज एंड अदर थिंग सब कुछ के लिए वहां पे उसके अंदर परफॉर्म करना था। अब क्या हुआ कि जो परफॉर्मेंस से पहले वो जो स्टेज एंड हॉल था वो सारा जल गया। अब जल गया तो अब गलती इसमें किसका नहीं था, किसी का भी गलती नहीं था क्योंकि जल गया वो एक्ट ऑफ गॉड था, फोर्स मेजर था, इसमें किसी का गलती नहीं था। लेकिन कोर्ट को यहाँ बताना था कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन होगा या अप्लाई होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये कंसेप्ट यहाँ पे जो था वो था एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट, और एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट में वंस अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट दिया हुआ था। लेकिन ये टेलर वर्सेस क्लैडवेल में पहली बार डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को लगाया गया और कहा गया कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई होगा। और डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को अप्लाई करते हुए किसी को भी ये नहीं बोला गया कि आप यहाँ पे परफॉर्म करो, या फिर दूसरे को ये नहीं बोला गया कि दूसरे को पूरा का पूरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा उस 2-4 दिन के अंदर पूरा परफॉर्मेंस लेने के लिए। तो ये आपका डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे लगाया जाने लगा। अब कुछ इंस्टेंसेस है जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ये सब कुछ ग्राउंड से जहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लगाया जाता है। जैसे अगर कोई सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, वॉर हो गया तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, क्योंकि अगर एट द टाइम ऑफ वॉर विद एलियन एनिमी क्या होता है कि अगर किसी देश के साथ हमारा लड़ाई चल रहा है, उस देश से हम कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते हैं, तो बिजनेस उस समय के लिए क्या होता है, बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही वॉर खत्म होगा वो बिजनेस फिर से रिज्यूम हो सकता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है तो वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन वहां पर भी अप्लाई होगा। डेथ एंड इनकैपेसिटी ऑफ पार्टीज। डेथ एंड इनकैपेसिटी ऑफ पार्टीज, मान लीजिए कि आपने किसी को हायर किया किसी चीज को परफॉर्म करने के लिए। मान के चलते हैं कि एक बड़े सिंगर को आपने हायर किया कि आपको किसी फंक्शन में बोलना है या गाना गाना है, और वो परफॉर्मेंस देने से पहले ही मर जाता है, तो क्या हम उसको जगह में किसी और को परफॉर्म करने के लिए कह सकते हैं? तो वहां पे आपका परफॉर्मेंस जो है वो उसी के द्वारा किया जा सकता है। सेक्शन 37 अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का देखें तो वहां पे ये बिल्कुल क्लियर करता है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट आपको खुद करना है या कोई और कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये दिया हुआ है 37 के अंदर कि आपको खुद से ही उस चीज को करना पड़ेगा। तो मतलब अगर किसी को हमने हायर किया है गाना गाने के लिए तो वही गाएगा, उसके जगह में कोई और को नहीं गा सकता है। लेकिन कभी कभी इंटेंशन ऐसा हो सकता है कि अगर मैंने नहीं किया तो मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स करेंगे, या मेरा कंपनी है तो मेरा कंपनी पूरा करेगा, वो पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। इस एक और केस जो है उसमें रॉबिन्सन वर्सेस डेविसन। रॉबिन्सन वर्सेस डेविसन में क्या हुआ कि एक पियानो प्लेयर होती है, वो पियानो प्लेयर एक दिन जिस दिन उसका कॉन्ट्रैक्ट किया होता है कि आज वो परफॉर्मेंस देगी, उस दिन वो बीमार पड़ जाती है, और बीमार पड़ने के कारण वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है। वहां पे कोर्ट ने कहा है दिस इज ऑल्सो अ डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि अगर दैट इज एन इनकैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, और इनकैपेसिटी ऑफ द पार्टीज होने के कारण वहां पे वो परफॉर्मेंस जो नहीं दे पाई, दैट इज ऑल्सो कमिंग अंडर द थ्योरी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। नाउ कमिंग टू एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हम लोग देखते हैं जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैटर या ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट क्या था कॉन्ट्रैक्ट का। अगर हम ऑब्जेक्ट देखेंगे
तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो चीज रहेगा, अगर ये ऑब्जेक्टिव हम अप्लाई नहीं करते हैं या ऑब्जेक्ट को अचीव नहीं हो रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा या ऑब्जेक्ट ही खत्म हो जाता है, तो क्या वो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में आएगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल एक केस था जिसका नाम था क्रेल वर्सेस हेनरी। क्रेल वर्सेस हेनरी, इसमें क्या हुआ कि जो हम लोग देखते हैं कोरोनेशन फंक्शन होता है, कोई अगर राजा का जो राज्याभिषेक होता है उसके लिए एक रोड था और रोड के ऊपर यहाँ पे हाउसेस बने हुए थे। तो एक बंदे ने इस हाउस को हायर किया क्योंकि उसे देखना था, किंग का कोरोनेशन देखना था, किंग का पोजीशन को देखना था। अब उसने इसको हायर किया, उसको रेंट पे लिया क्योंकि उनको उसका कोरोनेशन देखना था, प्रोसेशन को देखना था। अब प्रोसेशन को देखने के लिए इसने हायर किया, लेकिन बाद में पता चला कि जो किंग का कोरोनेशन होने वाला था वो कैंसिल हो गया क्योंकि किंग बीमार था। अब ये कोर्ट के पास चला गया, पैसा इसने नहीं दिया था और उस कोर्ट के पास चला गया और कहा कि देखिए जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ पे, तो किंग का कोरोनेशन, प्रोसेशन को देखना था। प्रोसेशन निकला तो प्रोसेशन निकला ही नहीं, तो उसने कहा कि प्रोसेशन निकला ही नहीं तो हमने यहाँ पे जिस चीज के लिए हायर किया था वो चीज हुआ ही नहीं, इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो पहला जो आपको केस बताया जिसमें हमने कहा था वंस अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर अगर आप देखिएगा तो इसको पे करना पड़ता, क्योंकि कुछ भी हो जाए, आप आए, किंग आए ना आए, बीमार हो नहीं हो, उसको क्या कहते हैं, आपको पैसा देना है। लेकिन यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को यूज करके कोर्ट ने कहा कि इस केस में उसको पैसा नहीं देना है क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वही खत्म हो गया था। ऑब्जेक्ट खत्म हो गया तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंस दे दिया गया। कोरोनेशन फंक्शन में अगर नहीं हुआ तो वहां पे उसको पैसा नहीं देना पड़ा और इसके लिए उसको बताया गया कि दिस इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। यहाँ के अंदर आप अगर देखिएगा दो इंपॉर्टेंट केस आते हैं, एक है सत्यव्रता घोष वर्सेस मुनीराम बांगुर और दूसरा केस है अलोभी प्रसाद। अब यहाँ पे अगर हम सत्यव्रता घोष की अगर बात करें, सत्यव्रता घोष वर्सेस मुनीराम बांगुर, काफी पुराना केस है ये 1941 का केस है। ये क्या हुआ कि कलकत्ता में एक ढाकुरिया लेक्स के बगल में एक बनाना था, एक प्लॉट था और ये लेक था, लेक के बगल में एक प्लॉट था और प्लॉट के यहाँ पे प्लॉटिंग करके वो बेचने वाले थे। अब प्लॉटिंग करके बेचने वाले थे, प्लॉटिंग हो गया, बेचना भी शुरू हो गया था, अर्नेस्ट मनी भी इन्होंने ले लिया और अर्नेस्ट मनी लेने के बाद क्या हुआ कि 1941 में जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया तो यहाँ पे मिलिट्री ने इसको कब्जा कर लिया। अब अर्नेस्ट मनी जो इन्होंने दे दिया था, यहाँ पे अर्नेस्ट मनी इन्होंने दे दिया था, तो जो डिपेंडेंट थे उन्होंने कहा कि या तो तुम क्या कहते हैं जो भी अर्नेस्ट मनी दिए हो उसको वापस ले लो, जो भी एडवांस किए उसको वापस ले लो, या फिर एक काम करो कि वेट करो जबकि ये खत्म हो जाएगा तो हम इसको जो भी आपको प्रॉमिस किए हैं जगह बना के देंगे, कंस्ट्रक्ट करके देंगे, वो आपको हम बना के दे देंगे। लेकिन उसने नहीं माना कि उसने केस कर दिया। अब यहाँ पे उसका कहना था कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे अप्लाई होगा या नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन था। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये आपका जो बैन है, ये यहाँ पे मिलिट्री ने कब्जा किया हुआ है, ये टेम्पररी नेचर का है। जब तक कि वर्ल्ड वॉर चलेगा, जब वॉर चलेगा तब तक के लिए ये यहाँ पे रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि ये टेम्पररी नेचर के लिए यहीं पे चला गया है या फिर ये जमीन को एक तरह से किसी मिलिट्री ने ऑक्युपाई कर लिया है, ऐसा नहीं है। तो अगर ये टेम्पररी नेचर का है, जब ये चीज हट जाएगा तब ये हम बोल सकते हैं कि वापस आपको क्या कहते हैं यहाँ पे ये जमीन आपको दे दिया जाएगा। तो ये टेम्पररी नेचर होने के कारण यहाँ पे बोला गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इट इज ओनली ऑफ द नेचर ऑफ टेम्पररी नेचर। एंड टेम्पररी नेचर यहाँ पे जब भी होगा, जिस सर्कमस्टांसेस में लिया गया था उस सर्कमस्टांसेस के विरुद्ध जो होगा परिस्थिति, वहां पे पार्टी ने ये नहीं चाहा था, दोनों ने नहीं चाहा था। अगर वो वापस वही पोजीशन में जा सकते हैं तो वहां पे अप्लाई नहीं होगा। तो ये टेम्पररी नेचर का था और टेम्पररी नेचर का होने के कारण उसको बोला गया कि यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई नहीं होगा। इसी के विपरीत अगर हम एक केस देखें जिसका नाम था सुशीला कुमारी वर्सेस हरि सिंह। सुशीला कुमारी वर्सेस हरि सिंह में क्या हुआ कि पार्टीशन का जो हमारा पार्टीशन हुआ, पार्टीशन में एक प्रॉपर्टी जो था उसका पाकिस्तान में चला गया। अब पाकिस्तान में जो चला गया ये प्रॉपर्टी, तो क्या वो प्रॉपर्टी टेम्पररी नेचर का के लिए पाकिस्तान में गया था, परमानेंट के लिए गया था? तो वो परमानेंटली चला गया था। परमानेंटली चला जाने के कारण वहां पे बोला गया कि दिस डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन विल अप्लाई, क्योंकि वो परमानेंट नेचर का था और परमानेंट नेचर के होने के कारण अगर वो वहां पे चला गया तो वो वापस नहीं आएगा एंड डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन विल बी एप्लीकेबल इन दैट पर्टिकुलर केस। एक और जो केस है वो है साकिरोग्लू वर्सेस नोबल थॉर। साकिरोग्लू वर्सेस नोबल थॉर। अब इस केस में क्या हुआ कि कुछ पीनट्स आने वाले थे,
पीनट्स का डिलीवरी होने वाला था। अब पीनट्स आ रहे थे, पीनट्स का आने का जो रूट था वो सुएज कनाल से होने वाला था, सुएज कनाल से आने वाला था। अब क्या हुआ कि सुएज कनाल को कर दिया गया बंद। अब सुएज कनाल को बंद कर दिया गया तो अब इनको घूम के आना पड़ता केप ऑफ गुड होप से। केप ऑफ गुड होप लंबा रास्ता था और केप ऑफ गुड होप के लिए आने के लिए उनको काफी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन खर्चा बढ़ जाता। तो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा बढ़ने के कारण उसने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई कर दो। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ऐसा नहीं है कि फ्रस्ट्रेट हो गया है, भले यहाँ पे आपका ये लंबा रास्ता पड़ रहा है, लंबा रास्ता को आप तय कीजिए, ट्रांसपोर्ट कीजिए, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके पास ऑल्टरनेटिव उपाय है। ऑल्टरनेटिव उपाय अगर है तो वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई नहीं होता है। भले यहाँ पे भले ही आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाए, और यहाँ पे इसका टर्म दिया कमर्शियल हार्डशिप। कमर्शियल हार्डशिप, ये कमर्शियल हार्डशिप क्या होता है? जब कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस में एंटीसिपेटेड करना पड़ेगा कि क्या आपका एंटीसिपेटेड कॉस्ट हो सकता है, कहां पे कॉस्टिंग बढ़ सकता है, और इसको एंटीसिपेट करके ही आपको ये कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर सिर्फ ये क्यों मना कर रहे थे? क्योंकि इनका कॉस्टली हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। तो मियर मोस्ट कॉस्ट इज नॉट अ ग्राउंड फॉर द फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मियर कॉस्टली अगर पड़ जाएगा तो ये ग्राउंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी मेंटेन, और सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को बनाए रखने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना जरूरी है। इट इज नॉट अ ग्राउंड फॉर द फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक और केस है पुरुषोत्तम दास वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये 1948 का केस है। ये 1948 के केस में क्या हुआ कि एक जगह पे टांगा के लिए एक स्थान को डेजिग्नेट किया गया, टांगा स्टैंड के लिए डेजिग्नेट किया गया। टांगा जो घोड़ा गाड़ी होता है उसके लिए टांगा स्टैंड बनाया गया। लेकिन जो भी कॉन्ट्रैक्टर वहां पे अप्लाई रखा गया था जिनको, उन्होंने 1 साल तक वहां पे रहे, लेकिन कोई भी टांगा वहां पे नहीं रुका या फिर उस तरह से टांगा का फी नहीं दिया। तो कॉन्ट्रैक्टर ने जो कहा कि कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आपको पैसे देने हैं या नहीं देने हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देने का जरूरत नहीं है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या था? टांगा स्टैंड बनाना है, टांगा स्टैंड बनाना है। तो टांगा स्टैंड बनाने के लिए ऑब्जेक्ट क्या था कि आपका टांगा स्टैंड में टांगा रुकने चाहिए। टांगा में यहाँ पे टांगा स्टैंड में टांगा रुके तो नहीं रुके, तो क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पैसा देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को? तो उसने कहा नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्टर को कोई भी पैसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को नहीं देना पड़ा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होगा वो अचीव नहीं हुआ। तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव होने के कारण डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे अप्लाई हुआ। इसी के बाद एक और आप केस देख सकते हैं, कमिश्नर वर्सेस पंचायत, कमिश्नर वर्सेस पंचायत यूनियन। ये कमिश्नर वर्सेस पंचायत यूनियन में क्या था कि एक डैम को दिया गया फिशिंग के लिए, ये डैम दिया गया फिशिंग के लिए, किसी को लीज पर दिया गया, लेकिन ये डैम को दिया गया लेकिन इसमें वाटर नहीं था, वाटर का सप्लाई कभी किया ही नहीं गया। वाटर का सप्लाई नहीं किया गया तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जिसके लिए फिशिंग, ऑब्जेक्ट क्या था कॉन्ट्रैक्ट का? ऑब्जेक्ट था फिशिंग, और फिशिंग के लिए क्या था? पानी का जरूरत था। पानी कभी सप्लाई किया ही नहीं गया। पानी का सप्लाई नहीं होने के कारण ये इसको भी हमने माना कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, और डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे भी उसको कोई भी चीज डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई किया गया। अलोपी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक और केस है, अलोपी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये अलोपी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, ये भी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का केस है, 1943 का। 1943 में जो अलोपी प्रसाद थे, इनको क्या कहते हैं, कुछ सप्लाई करना था, इंडियन आर्मी को घी सप्लाई करना था। ये घी सप्लाई कर रहे थे, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो घी का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गया। तो इन्होंने मौखिक एग्रीमेंट में पूछा, परचेज डिपार्टमेंट से पूछा क्या मुझे अलग से पैसे दिए जाएंगे, ज्यादा पैसे दिए जाएंगे? तो वहां पे पैसे का बात हुआ, मौखिक एग्रीमेंट हुआ कि हाँ पैसे आपके बढ़ा के मिलेंगे। लेकिन मौखिक एग्रीमेंट का कोई वैल्यू नहीं होता है जब कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो मौखिक एग्रीमेंट के वैल्यू पे जो बाद में उन्होंने कहा कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन कर रहे हैं क्योंकि आप बढ़ा के हमको पैसा नहीं दे रहे हैं। मेयर सिर्फ अगर पैसे का दिक्कत हो और आपका कॉन्ट्रैक्ट सब्सिस्टिंग हो, अगर वहां पे कुछ विपट परिस्थितियां आ जाती हैं तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेशन का ग्राउंड नहीं होगा। मान के चलिए कि अगर इसका बेहतर एग्जांपल दे तो आप समझ लीजिए कि अगर अगस्त 2020 में पेट्रोल का प्राइस कितना था तो आपका 75 रुपया था, 2021 में उसी पेट्रोल का दाम 95 रुपया हो गया, 20 रुपया का डिफरेंस आ गया। अगर कोई ट्रांसपोर्टर अभी काम कर रहा होगा तो अगर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा तो क्या एंटिसिपेट किया होगा 75 से 95 हो जाए?
और अगर नहीं किया होगा तो क्या उसको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा या डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे बात आता है कि ये कमर्शियल हार्डशिप है, कमर्शियल हार्डशिप, क्योंकि बिजनेस में सब चीज एक टाइप का नहीं चलता है, और अगर कमर्शियल हार्डशिप होगा तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको ये एंटिसिपेट करके चलना है कि एक साल के अंदर आपका क्या बढ़ सकता है, क्या नहीं बढ़ सकता है। अगर आपका प्राइस बढ़ रहा है किसी भी तरीके से, अगर आपका कॉस्टिंग ज्यादा हो रहा है तो कॉस्टिंग ज्यादा होने के कारण आपका कभी भी ये चीज को हम नहीं बोल सकते हैं कि ये आपका गलत होगा या डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे अप्लाई होगा। क्योंकि वंस आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी भी चीज का, बिजनेस में बहुत सारे ऊपर नीचे हो सकते हैं, और अगर चीजें का दाम अगर बढ़ जाता है, 20 रुपया अगर दाम बढ़ गया तो वो भी आपको ही झेलना है, और क्योंकि दैट इज अ वे ऑफ कमर्शियल हार्डशिप, एंड बिकॉज ऑफ दैट कमर्शियल हार्डशिप दिस पर्टिकुलर थिंग इज बियॉन्ड द कंट्रोल और द बियॉन्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो अगर कोई भी ऐसा चीज होता है देन दैट विल बी कमिंग अंडर द कमर्शियल हार्डशिप एंड नॉट अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो किसी भी तरीके से अगर हम देखते हैं कि कहीं पे ऐसा सिचुएशन आता है कि आपका बिजनेस में कोई विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो विकट परिस्थितियों का सामना के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये पहले से प्री डिटरमाइंड हो। अगर प्री डिटरमाइंड नहीं करते हैं और बाद में हम कहते हैं कि दिस इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्योंकि दाम बढ़ गया है या फिर ऐसा कुछ हो गया है, देन दैट इज नॉट कमिंग टू अंडर द प्रोविजन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। But force majeure, that is an act of God, is a ground for the frustration of contract. कोरोना काल में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इस वजह से कैंसिल होते हैं क्योंकि कोविड आ गया है, तो कोविड का गाइडलाइंस का अगर उल्लंघन होगा तो उस चीज को हम परफॉर्म नहीं कर सकते, और इसी के लिए वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई होगा। बट अगर एक्ट ऑफ गॉड हो, फोर्सी मेजर हो तभी, लेकिन अगर सिर्फ कमर्शियल हार्डशिप हो तो वहां पे आपका ये चीज का अप्लाई नहीं होगा। मतलब कि अगर कोई बिजनेसमैन है और एंटिसिपेट नहीं किए होंगे अगला साल तक मेरा क्या खर्चा हो सकता है, क्या बढ़ सकता है, तो ये चीज आपको झेलना पड़ेगा, एंड दैट इज कैन नॉट बी अ ग्राउंड फॉर द फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड दैट पर्सन विल बी बुक्ड फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर वो पूरा नहीं करेंगे। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लायबिलिटी होगा, जो भी पूरा करना होगा, उन्हें पूरा करना पड़ेगा। दिस इज अ ग्राउंड फॉर फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद अगर यहाँ पे अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं होना चाहिए। अनजस्ट एनरिचमेंट का मतलब होता है, जैसे आज के दिन में हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में बहुत सारे जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो रहे हैं, या फिर लोग क्या कहते हैं फ्लाइट्स कैंसिल हो गए हैं, लोगों का पैसा वापस नहीं दिया गया है। नाउ जो पैसा उन्हें वापस नहीं मिला है, कंपनीज जो अपने पास रख रही हैं, वहां पे जो कैंसिलेशन पॉलिसी के विरुद्ध जा रही हैं, वो अनजस्ट एनरिचमेंट हो रहा है और उनको पैसा एक बार में ही वापस होना चाहिए। दो दैट इज अ ग्राउंड फॉर फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में से किसी का गलती नहीं है, चाहे कि एयरलाइंस वालों का भी गलती नहीं है या फिर जो लोग उसमें ट्रैवल करने वाले हैं उनका भी गलती नहीं है, बट कहीं ना कहीं पैसा लगा हुआ है, एंड दैट इज अ ग्राउंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट किसी को भी ये मौका नहीं होना चाहिए कि दे बिकम अनजस्ट एनरिचमेंट वो करे, बहुत सारा पैसा वो जोड़ ले और उसके बाद उसका इंटरेस्ट ले ले और उसके बाद साल भर बाद, 2 साल बाद उसको वापस करे। दैट इज अ ग्राउंड फॉर फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट अनजस्ट एनरिचमेंट दोनों में से किसी का नहीं होना चाहिए। थैंक यू।